हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद हम बात करेंगे कि जो g की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो किस तरह बदलती है, हाइट पर, डेप्थ में या अर्थ के सरफेस पर ही किस तरह से बदलती है। बाद में बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और लास्ट में इस लेक्चर के हम ये समझेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़कर कैसे बाहर जा सकता है। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। न्यूटन कहते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स हो तो वह क्या होगा, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ टाइम तक ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड खींचता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अर्थ भी तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए हम इसको और डिटेल में समझते हैं। न्यूटन ने कहा F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यह G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल m मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। R डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मा। हमने पढ़ा था न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हमने ऐसा सेकेंड लॉ पढ़ा होगा लोअर ग्रेड्स में। तो स्टूडेंट, लेकिन जब अर्थ किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में ए को हम क्या लिखते हैं, जी लिख देते हैं। ये कहां से आया, हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं, कहां से, सेकेंड लॉ से, किसके, न्यूटन से। तो यह पूरा जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा F इज इक्वल टू mg। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर हो, अर्थ के सरफेस पर ही या कहीं पर भी हो, उसका वेट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा तो ही वह उस पोजीशन पर रहेगा स्टूडेंट। यानी उसका वेट यानी mg इक्वल होना चाहिए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, अदरवाइज वह उस पोजीशन पर नहीं रुक सकता, यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो गया स्टूडेंट, हमें क्या मिल गया फार्मूला, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। बट एक चीज पर ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो स्मॉल आर होता है, यह स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है आर प्लस एच। चलिए इसको समझते हैं। यह अर्थ है स्टूडेंट, अर्थ का रेडियस होता है इस कैपिटल आर, जो कि 6400 किलोमीटर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां इस सर्टेन पोजीशन पर है, यानी अर्थ के इस सरफेस से कितने हाइट पर है, h हाइट पर यह ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, तो ये पूरे को हम लोग क्या रखते हैं, स्मॉल आर रखते हैं। स्मॉल आर मींस पूरा ये यहां से लेकर इस पोजीशन तक का, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, यहीं पर हो, ऊपर नहीं हो, तो h क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, gm अपॉन आर स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, r रेडियस ऑफ द अर्थ। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं, जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, यह किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है। ये दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेरिएशन ऑफ जी में आपको ये वर्ड आपको समझना है।
ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, सबको अर्थ इक्वली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जी के फॉर्मूले में स्मॉल एम नहीं आता है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट अब हम सरफेस ऑफ अर्थ पर, यहां पर इस पोजीशन पर हम g की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन कैलकुलेशंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए g इज इक्वल टू, आपको कैपिटल G की वैल्यू पता है स्टूडेंट, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का मास आपको पता है, मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। तो चलिए 6.4 इंटू 10⁻6 हमने मीटर में लिखा, उसका स्क्वायर। जब पूरे को हम कैलकुलेट करते हैं तो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू आती है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब वेरी कैसे होता है, वेरी करने के लिए आप स्टूडेंट दो बातों का ध्यान रखिएगा कि जो जी है वो किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास ऑफ द प्लैनेट, जरूरी नहीं है अर्थ, हर एक प्लैनेट का अपना खुद का एक्सेलरेशन है। जैसे अर्थ के एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से, ऐसे जुपिटर, वीनस सबका एक्सेलरेशन होता है ना, तो उसके ही मास पर उसका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मास सीधी लाइन में है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस जितना कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ज्यादा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी की, जी की वैल्यू कैसे बदलती है। तो स्टूडेंट हम जी की वैल्यू को लेकर ही कुछ बातें करने वाले हैं कि जी की वैल्यू चेंज कैसे होती है। जी अभी जस्ट हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहें। स्टूडेंट जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने कहा था G इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का स्क्वायर। यह सर्टेन हाइट पर पढ़ा था कि H कब आएगा, जब सर्टेन हाइट हो। अर्थ के सरफेस पर हमने G की बात किया था, GM अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट G कांस्टेंट है, अगर इसको रिमूव करता हो तो दो टर्म आता है, स्मॉल g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, और स्मॉल g इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। ये दो कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा आंसर देने के लिए, आप इसी के थ्रू ये पूरा समझ सकते हैं। मास ऑफ द अर्थ यानी मास ऑफ द प्लैनेट, जो कैपिटल M है ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ या प्लैनेट। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, और मास अगर डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा। इसके थ्रू हम ये थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन के थ्रू थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। जी और R में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, जी और R में इनवर्स का रिलेशन है, यानी R अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जी डिक्रीज होगा, अगर R डिक्रीज होता है तो जी इंक्रीज होगा। इसके थ्रू हम कौन सा इक्वेशन, कौन सा स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला स्टूडेंट। तो चलिए हम फर्स्ट वाला देखते हैं, बीच वाला हम इस वाले से सॉल्व करेंगे। हमको पता है अर्थ का जो शेप है, वो कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ का शेप ऑरेंज की तरह है। अर्थ का किसी के शेप का मोहताज नहीं है, अर्थ का खुद का शेप है। अर्थ बड़ा या ऑरेंज बड़ा है यार, सिंपल सा सोचने वाला कॉन्सेप्ट है कि अर्थ इतना बड़ा है, उसका खुद का शेप है, तो अर्थ के शेप को हम जियोइड कहते हैं। जियोइड शेप होता है स्टूडेंट। हाँ हम कहते हैं कि जो ऑरेंज है वो अर्थ के शेप का है, यानी अर्थ जो है वह पोल्स पर थोड़ा दबा हुआ है और इक्वेटर पर फैला हुआ है। तो इक्वेटर पर अर्थ का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर मैं पोल्स पर बात करूं तो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा।
पोल, होप आपको इतना समझ में आया होगा। अर्थ ऐसे दबा हुआ है तो जो पोल पर रेडियस है वो कम है। तो स्टूडेंट चलिए यहां पर आ जाते हैं। पोल्स पर रेडियस क्या है, कम है, तो ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा होगा। तो अगर हम अर्थ के सरफेस पर बात करें, हम अर्थ के ऐसे यहीं पर रहते हैं, ये हम यहां रहते हैं, यह है, मैंने कल बताया था आपको हम वहां रुके क्यों हैं। अर्थ हमें खींचता है, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम यहां पर है, अदरवाइज हम स्पेस में चले जाते। अरे छोड़ देता तो हम गिर जाते। अर्थ के अंदर थोड़ी हम रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर, क्रस्ट के ऊपर रहते हैं ना, तो हम ऐसे हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि जो अर्थ यहां पर है वो चपटा है, तो चपटा है तो रेडियस कम है। अगर रेडियस कम है स्टूडेंट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पोल्स पर ज्यादा होगा। और इक्वेटर पर बात करें तो इक्वेटर पर क्या है, रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। यानी जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं स्टूडेंट, तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है, पोल्स पर ज्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है। आपके बुक में पोल्स पर जो दिया है जी की वैल्यू वह 9.832 दिया हुआ स्टूडेंट, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इक्वेटर पर दिया हुआ है जी की वैल्यू वो 9.77 समथिंग दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी पोल्स और इक्वेटर पर जी की वैल्यू चेंज हुई या नहीं। तो ये पहला कंडीशन था कि अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें तो वहां ही जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती है। चलिए स्टूडेंट हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, चेंज विद हाइट। हाइट के साथ जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस, हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। स्टूडेंट ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट, 6400 किलोमीटर। अब स्टूडेंट एक बात बताइए आप, 6400 किलोमीटर से अगर थोड़ा 10 किलोमीटर अगर मैं ऊपर की बात करूं, ये 10 किलोमीटर ऊपर की बात कर लिया, तो 6400 ज्यादा है या 10 किलोमीटर ज्यादा है, या 64 ज्यादा है। तो कोई एरोप्लेन या कुछ भी यहां 10 किलोमीटर हाइट, 15 किलोमीटर हाइट पर होती है यहां अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो यह हाइट से जी की वैल्यू में कुछ खास नहीं फर्क पड़ता है। क्यों, 6400 किलोमीटर ज्यादा है 10 किलोमीटर से, तो जी की वैल्यू में स्लाइट चेंज आती है। लेकिन यहां इक्वेशन से देखते हैं, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एच के, अगर एच इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं और हाइट पर जब एच की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो जी डिक्रीज होने लगता है। जैसे स्पेसक्राफ्ट की बात करें, स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ से जाता है या अभी चंद्रयान 2 था, ऐसे कंडीशंस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है स्टूडेंट। तो हाइट पर जी की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होती है। थर्ड वाला स्टेटमेंट है चेंज विथ डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर के लेयर्स हमने पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा जाता है इनको। ऐसे बहुत सारे डिसकंटिन्यूटीज को लेकर भी मोहो एंड ऑल दिया हुआ है, लेकिन हमें यहां बात नहीं करनी है। तो ये थर्ड जो मैंने कहा था ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। स्टूडेंट जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर आते हैं, अर्थ के अंदर आ रहे हैं, यहां थे अर्थ के अंदर आए, तो अर्थ के अंदर आए, आर छोटा हुआ, आर स्मॉल होगा, जी बढ़ जाएगा। यहां पर देखिए आर स्मॉल हुआ, जी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये वाला पार्ट, इतना मास भी तो डिक्रीज हुआ स्टूडेंट, इतना मास कम हो गया। अब हम यहां पर है ना, तो ये मास ज्यादा डिक्रीज हुआ रेडियस के कंपैरिजन। रेडियस ने जितना जी में चेंज नहीं किया, जी को जितना इंक्रीज नहीं किया, उतना मास हमारा क्या हुआ, घट गया। तो मास, वैसे जब हम रेडियस को डिक्रीज करते हैं तो जी बढ़ता है, लेकिन मास की वजह से
अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू लोअर हो जाती है। तो फिर से बात कर लेते हैं। पहले कंडीशन में अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू चेंज होती है, पोल्स पर ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। दूसरे कंडीशन में हम बात करें, हाइट पर जाने पर ऑलवेज जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन सर्टेन हाइट पर जाने पर नहीं। जैसे 10-20 किलोमीटर पर जी की वैल्यू में खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज्यादा डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि जी और एच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तीसरे की बात करें, चेंज विद डेप्थ, डेप्थ में जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जबकि इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन अर्थ का उतना मास कम होते जाता है जैसे हम डेप्थ में जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के लास्ट दो हेडिंग की हम बात करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और इसकी वेलोसिटी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एनर्जी होती है, एनर्जी हमेशा वर्क डन के फॉर्म में होती है। हम फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दें, तो जब हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहां था, अभी ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, यहां से यह ऑब्जेक्ट यहां पोजीशन चेंज किया, यानी पोजीशन चेंज करने के लिए आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के पोजीशन चेंज हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो इस पोजीशन पर उसकी कुछ एनर्जी रही होगी ए पोजीशन पर, बी पोजीशन पर भी उसकी कुछ एनर्जी है, लेकिन बी पोजीशन पर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। स्टूडेंट, क्यों? सपोज दैट यहां 10 जूल एनर्जी थी, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर आपने वर्क डन किया, क्या किया? वर्क डन, उसको इस पोजीशन से वहां तक ले जाने में। होप समझ रहा होगा, फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने वर्क डन किया, सपोज दैट 2 जूल आपने वर्क डन कर दिया, तो यह वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर बी पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, यानी बी पोजीशन पर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हर पोजीशन पर बने रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लगती है। ए पर बने रहने के लिए 10 जूल एनर्जी लग रही थी, बी पर बने रहने के लिए 12 जूल एनर्जी लग रही है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो किसी पोजीशन पर बने रहने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया? अगर यही काम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पोजीशन से, कहां से? इनफाइनाइट पोजीशन पर है, ग्रेविटेशनल इनफ्लुएंस है, ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर है, उससे उसको अर्थ के सरफेस तक लाने में जो वर्कडन किया जाता है, उसी वर्कडन को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर दो कि जो वर्कडन हो रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हो रहा है, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस ग्रेविटेशनल फील्ड आपको इंसर्ट कर देना है। तो इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। जब यहां तक लेके आते हैं, कैसे लाते हैं, क्यों लाते हैं, क्या होता है, ये 12th में है। आपके सिलेबस में इतना दिया है कि इन्फिनिटी पर 0 होता है, और इस पोजीशन पर अगर हम बात करें या कहीं किसी पोजीशन पर बात करें तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है उसका वैल्यू दिया है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMM अपॉन R प्लस H, वो भी माइनस होता है। ये फार्मूला आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में दिया है। अगर आपको ये समझना रहेगा कैसे आया तो मेरा 11th का लेक्चर देखिएगा, वहां पर ये मैंने पढ़ाया है कि कैसे सॉल्व होता है। लास्ट हेडिंग की हम बात करते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा स्टूडेंट, कि अर्थ या मून अपने ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करते हैं। मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी मैंने पूछा था आपसे कि अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के क्यों नहीं चले जाता है, या मून अपना ऑर्बिट छोड़ के क्यों नहीं चले जाता है। तो मैंने एक रीजन बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इसलिए। आज मैं ये बताऊंगा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है किसी ऑर्बिट में तो कैसे करता है। स्टूडेंट, ये अर्थ है,
यहां अर्थ के सरफेस पर कोई तोप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तोप, जिससे गोला निकलेगा। अगर मैं इसको फायर करता हूं तो कुछ दूर में जाके गिर जाएगा। थोड़ा और वेलोसिटी देता हूं तो थोड़ा और दूर जाएगा। थोड़ा और वेलोसिटी से फायर करता हूं, थोड़ा और दूर जाएगा। जब मैं उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो वह एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करना चालू कर देगा अर्थ के चारों तरफ। लेकिन जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करने की कोशिश करेगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसको ड्रैग करेगा, उसको रोकेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा मोशन करने से। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में उसको वेलोसिटी देता हूं तो वो क्या करेगा? उस ऑर्बिट में घूमने लगेगा, एक सर्कुलर पाथ पे अर्थ के चारों तरफ घूमने लगेगा। यानी कोई भी चीज अगर अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होती है। इतना समझ में आया? अर्थ हो या मून हो, अपने ऑर्बिट में घूमता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, इसलिए अपने ऑर्बिट में वो घूम पा रहा है। कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में इसी रीजन की वजह से घूमता है। अब आगे समझिए स्टूडेंट। लेकिन अगर यहां पर एटमॉस्फेयर कंसीडर कर लेते हैं, हम यहां पर इस कंडीशन में एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर कंसीडर करते हैं तो ड्रैग होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। और मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी देता हूं स्टूडेंट, इससे ज्यादा वेलोसिटी देता हूं सर्कुलर मोशन से, तो यह जो गोला होगा वह इनफाइनाइट पोजीशन पर आ जाएगा। उससे भी ज्यादा देता हूं तो भी इनफाइनाइट पोजीशन, उससे ज्यादा देता हूं तो भी इनफाइनाइट पोजीशन पर आ जाएगा। यह दो ऐसे पोजीशन है, सपोज दैट पोजीशन ए, पोजीशन बी, ये दोनों इनफाइनाइट पोजीशन मैंने कहा। लेकिन इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या थी? कम थी, मिनिमम वेलोसिटी थी। यहां पर वेलोसिटी मैंने इससे ज्यादा दिया है, इससे ज्यादा दिया है। दो कंडीशन मैंने दिखाया। और ग्रेविटी का असर कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक रहा होगा कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस तक खींच सकता है। तो जब वेलोसिटी हमने बहुत ज्यादा दिया तो वह ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी अर्थ के खींचने वाले प्रभाव को छोड़कर, इफेक्ट को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर भाग गया। तो वही जो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे वो किसी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस को छोड़कर बाहर चले जाए, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप कर जाए, प्लैनेट को छोड़कर भाग जाए। इन दोनों में से कौन सा वाला? ये मिनिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला है। दोनों कंडीशन में अर्थ के इन्फ्लुएंस को छोड़ रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी को ये हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे इसके लिए, वी E इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, V इज इक्वल टू रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस H होता है। लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, कैसे आया मत समझो। एक मैंने आपको बता दिया कि एस्केप वेलोसिटी का यह फॉर्मूला होता है। और जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। कौन सा वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी। स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी को लेकर आपके बुक में एक फार्मूला दिया हुआ है। स्टूडेंट, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन मोशन का कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह थर्ड इक्वेशन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एस्केप वेलोसिटी देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो रेस्ट में आ जाएगा, तो आपका v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाकर रेस्ट पर होगा, तो v 0 होगा। और a इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है? आपको पता ही होगा, -g होता है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया? 2gs के। s इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? s इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g होगा। यानी s क्या है, इस फॉर्मूले को समझते हैं। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन है, और s डिस्टेंस है। तो जो s होता है वो मैक्सिमम कब होगा? जब प्रोजेक्शन u जो है
जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा होगा तो ही एस मैक्सिमम होगा और जी कम होना चाहिए। तो जी तो अर्थ के लिए कांस्टेंट है, हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा सकते हैं। होप आपको ग्रेविटेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।